नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। गोवा और मणिपुर में राज्यपालों की भूमिका पर उठे सवाल। कांग्रेस ने लगाया सरकार गठन में बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप। वित्त मंत्री ने कहा संविधान का हुआ पालन। मणिपुर में बनी पहली बीजेपी सरकार। एन बीरेन सिंह बने मुख्यमंत्री। एनपीपी के चारों विधायक मंत्रिमंडल में शामिल। कांग्रेस का विधायक भी बना मंत्री। ईवीएम मुद्दे पर कोर्ट जाने की तैयारी में मायावती। विश्वसनीयता पर केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल। वेंकैया नायडू ने कहा हार को नहीं पचा पा रही पार्टियां। अमेरिका में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा ट्रंप प्रशासन ने जताई गई है चिंता। चुप्पी के आरोपों को किया खारिज। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी ढेर। गोलीबारी में एक लड़की की मौत। पाकिस्तान से लगातार गोलीबारी के बीच व्यापार बंद। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजधानी इंफाल में हुए समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा 8 और मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें नेशनल पीपल्स पार्टी के चारों विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। एनपीपी नेता वाई जयकुमार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दी। मणिपुर में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी है। बुधवार को राजधानी इंफाल में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पूर्व डीजीपी और एनपीपी विधायक वाई जयकुमार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। Discharge my duties as a minister for the state of Manipur and that I will do right to all manner of people. बीजेपी की सरकार बनने में अहम भूमिका अदा करने वाली एनपीपी के चारों विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वाई जयकुमार के अलावा एनपीपी से एल जयंत कुमार, एल हाउकिब, एन कोईसी को मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी से सिर्फ एक विधायक थोंगम विश्वजीत को मंत्री बनाया गया है। एनपीएफ के लोजी दीखो और एलजीपी के करण श्याम को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक टी श्याम कुमार भी मंत्री बनने में कामयाब हो गए। We are happy that everything is worked out and we are happy and we are very confident that this will be a very strong and stable government and it will be a government that will work for the people of Manipur and change Manipur. 60 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस यहां लगातार चौथी बार सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने पर राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। Now game is over. Our party has decided. We will sit in the opposition. We will play a constructive opposition role. बीजेपी ने 21 सीटें जीतने के बावजूद 32 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया था। इनमें नेशनल पीपल्स पार्टी और नगा पीपल्स फ्रंट की 4-4 सीटें शामिल हैं। एलजीपी और तृणमूल कांग्रेस के एक-एक विधायक का भी समर्थन बीजेपी को हासिल है। इसके बाद मंगलवार को राज्यपाल ने एन बीरेन सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मणिपुर में किस तरीके के चैलेंजेस होंगे नई सरकार के सामने, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वाल्मीकि प्रसाद सिंह साहब हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल सिक्किम है। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से ये सरकार बनी है, पहला चैलेंज तो फ्लो टेस्ट का है, उसके बाद आगे के चैलेंजेस, लेकिन क्या बड़ी चीजें आप देखते हैं सरकार के लिए, जो कि शुरुआत से मैं कहूं कि जिनको लेकर सरकार को आगे बढ़ना होगा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो इनको इकोनॉमिक ब्लॉकेड का है, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लिंक्ड है। तो एनपीपी जो इनके साथ हैं, उनके साथ बैठ के फिर नागा पीपुल्स फ्रंट के लोगों के साथ बैठ के इस समस्या को सुलझाना। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो इस सरकार के सामने मेरे ख्याल में है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, क्योंकि जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये जो बीमारी है ना,
हॉर्स ट्रेडिंग जिसे आप कहते हैं, ये बीमारी एक बार नहीं आती, आप आने की हो सकता है इसका कुछ और निष्कर्ष निकल जाए, तो उससे थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चुनौतियां मणिपुर के सामने बहुत हैं। आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में दो सबसे सेंसिटिव राज्य हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश है जो कि चीन वन चाइना पॉलिसी के अंदर उसको साउथ तिब्बत का हिस्सा मानती है, और दूसरा सिक्किम है जो कि चाइना मानती है कि वो भारत का अंग है, लेकिन उसके इतने कनेक्शंस हैं क्योंकि तिब्बत में जी हमारी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मणिपुर सबसे डिफिकल्ट रहा है, ये प्रिंसली स्टेट है, तो पहला जो चैलेंज मेरे ख्याल से है वो गवर्नेंस का है। गवर्नेंस का है। अब हिल में बेसिक जो रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है, प्लेन्स में भी, तो वहाँ ऊपर में कई तरह के ट्राइब्स हैं, जैसे आपके पास कुकी, थांगकुल, नागाज, हमार्स, हर तरह के लोग, कई लोग हैं, उपजातियां हैं, और नीचे बड़ी जो आबादी है वो मैतेईज की है। तो इन दोनों में डेमोक्रेटिकली ऑल्सो और ट्रेडिशनली ऑल्सो मैतेईज ऊपर रही है, क्योंकि प्रिंसली ऑर्डर था, वो मैतेई राजा होते। तो अब ये बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट काम है, और इंस्टीट्यूशंस ऑफ लॉ जो हैं, जैसे पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, मजिस्ट्रेसी, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, एजुकेशन ऑफिशियल्स, एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स, ये सारी बातें बड़ी कमजोर हैं ऊपर में, हिल्स में। हाँ, तो आपको उसको बिल्ड करना है और उसको मजबूत बनाना है। लेकिन जब सरकार के, मैं कहूं कि घटक दल, जब सरकार बनी हो ऐसे लोगों के सपोर्ट के साथ, जिनकी विचारधारा अलग अलग हो, बहुत डिफरेंट, मैं कहूं कि रोड उनके रहे हैं राजनीति को लेकर, और वो जब एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ऐसे में मणिपुर जैसे स्टेट में सरकार क्या वाकई जो स्टेबिलिटी है फोकस वो रखे, या फिर जो इस एजेंडे को लेकर आप चुनाव में गए और आपने जो वादे किए उसकी तरफ फिर कैसे बढ़ेंगे आप? देखिए, पहले तो इसीलिए मैंने कहा कि स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस को मजबूत करना। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और एमेनेबल है कि हम उसको पावर जनरेट कर सकते हैं, जैसे सिक्किम में हुआ। तो होता ये है कि एनएचपीसी या कोई प्राइवेट सेक्टर का करता है, तो बने हुए हैं मॉडल कि इतना % आपको फ्री मिल जाता है, तो अपने तो सरप्लस हो ही जाएंगे, और उनका जो फ्री होगा उसको जब वो नेशनल ग्रिड में देंगे तो उससे पैसे भी मिल जाए। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना है, ये हमारा लैंड का जो ओपनिंग है, क्योंकि समुद्र तो हमारा खुला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हम वर्चुअली लैंड लॉक्ड हैं। इधर तिब्बत नहीं जा सकते, इधर पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो ये एक रास्ता है जो कि मणिपुर से आप म्यांमार जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, वहां से कोरिया जा सकते हैं। तो प्रपोजल्स हैं रेल लाइन बनाने के, रोड्स के प्रपोजल्स हैं, उसको एक्सपेंड करना, उस पर तेजी से काम करना। तो ये अपॉर्चुनिटी उससे बहुत कुछ हो जाएगा। फिर इनके ह्यूमन मटेरियल बड़े काबिल लड़के लड़कियां हैं, और उनको आप एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दें तो वो बहुत नाम कर सकते हैं। तो अभी जो आप देखें पर कैपिटा इनकम के ख्याल से पूरे देश में, तो दिल्ली सबसे आगे है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद सिक्किम है। नागालैंड को वो पोटेंशियल है कि 5 साल में या 10 साल में ये चौथे स्थान पर जा सकता है। पोटेंशियल के लिहाज से पोटेंशियल है, ये अपॉर्चुनिटी है, और इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी रैपिडली होगी, कुछ तो बाहर से आ जाएंगे, कुछ इधर से जाएंगे। तो इसको देखते हुए एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रीरिक्विजिट है, जो कि
खुशी की बात है, इसको फायदा ये है कि नेशनल गवर्नमेंट की है डेवलपमेंट के लिए। और तो क्या ये जो पॉइंट है इन स्टेट में, जो मैं कहूँ कि पहाड़ी राज्य या फिर जो सीमावर्ती राज्य हैं, इस सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर उसी पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट होती है तो किस तरीके के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन क्या है? क्योंकि अभी वहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है जी, और इंस्टीट्यूशंस बहुत कमजोर हैं। तो आप अगर सेंटर क्या मोटिवेट करती है, स्टेट की लीडरशिप क्या मोटिवेट करती है, क्योंकि एक दूसरे को ये जानते हैं। जैसे प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, अभी अक्टूबर तक तो कांग्रेस ही में थे, तो अभी बन गए, चीफ मुख्यमंत्री बन गए। वो जय कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो डीजीपी ही थे स्टेट पुलिस। तो ये सब जानते हैं समस्याएं, ये नहीं है कि नहीं, कोई सब कुछ जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते। मोटिवेशन चाहिए। तो देखना होगा कि चैलेंजेस जो हैं वो किस तरीके से जो नई टीम है ये उसको देखती है और कैसे फुलफिल करती है वहां की जनता की उम्मीदों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जोड़तोड़ से सरकार बनाने के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, साथ ही राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा जुटाने में नाकाम रही है। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। कांग्रेस ने सरकार पर गोवा और मणिपुर में जनादेश का सम्मान नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। शून्यकाल में मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने बीजेपी पर जनादेश के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सदन में चर्चा की मांग की। जो गवर्नर्स हैं दोनों गोवा के और मणिपुर के, उनको सरकारों को बर्खास्त करके वहां दोनों चीफ मिनिस्टरों को, जो कांग्रेस का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर है गोवा का और मणिपुर का, उन कांग्रेस के लेजिस्लेचर पार्टी लीडरों को गवर्नर ने ओथ दिलानी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए अपना बहुमत प्रूव करने के लिए। If there is no clear majority of any party, the governor is obliged, that is the law position, to first invite the leader of the largest party to form the government and to prove their majority. सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दिया। The principle of the single majority, largest party being called is a principle that's established. That has been violated. The House must note that this is something of a violation that has happened. नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए राज्यपालों के फैसलों को सही बताया। जबकि वैकल्पिक गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत हो, बहुमत के लोग राज्यपाल के सामने पेश हो चुके हों, राज्यपाल को लिख के दे चुके हों और राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर कल स्पष्ट फैसला हो जाएगा कि बहुमत किसके साथ है। लोकतंत्र का आधार है कि सरकार बहुमत की बने। नेता सदन के बयान के बावजूद कांग्रेस का गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस सांसदों के वेल में आने की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विरोध के चलते पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में कांग्रेस ने विरोध जारी रखा। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा चुनाव में मणिपुर और गोवा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही।
विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बेईमानी से इतनी सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी की जीत को धांधली और लोकतंत्र की हत्या करने वाली जीत बताया। वहीं पंजाब में हार के लिए केजरीवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी को सीधे जिम्मेदार बताया। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ में उन्होंने ईवीएम में धांधली के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ऐलान किया। मायावती ने ईवीएम मामले में अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी की जीत ईमानदारी की जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। बीएसपी ने 11 अप्रैल को काला दिवस मनाने और बीजेपी के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने का फैसला किया है। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में हर महीने 11 तारीख को जहां लोकतंत्र की गई हत्या के विरोध में इसे काला दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में बड़े पैमाने पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खाते में आने वाले करीब 20 से 25% वोट शिरोमणि अकाली बीजेपी गठबंधन को चले गए। चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले। अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच है तो फिर ईवीएम की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए केजरीवाल ने अप्रैल में होने वाले दिल्ली एमसीडी चुनाव को बैलेट पत्रों के जरिए कराने की भी मांग की है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। लोगों ने फैसला किया, मैं लोकतंत्र में जो लोगों का फैसला है उसको मर्यादा से स्वीकार करना, विनम्रता से आगे 5 साल के बाद अपना बीच में अपना प्रयास करते रहना, मगर अपना हार को भी स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं है और कुछ ऐसा बहाना बना रहे लोग, इसके बारे में हंस रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब में बहुमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 20 सीटें ही आईं और 77 सीटों के साथ कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह पर दावा जताया। साथ ही महासचिव पद पर वी.के. शशिकला की नियुक्ति को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। पनीरसेल्वम ने कहा कि महासचिव पद के लिए नए चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं और इस बीच चेन्नई की आर.के. नगर सीट से एआईएडीएमके ने उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होना है। डीएमके ने एम मुथुगणेश को उम्मीदवार बनाया है। जयललिता के निधन से यह सीट खाली हुई थी। अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि इन घटनाओं पर अमेरिका में शीर्ष स्तर पर बातचीत हुई है। अमेरिका ने भी तुरंत न्याय दिलाने का वादा किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन में शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर चिंता जाहिर की गई है। विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका ने इन वारदातों को गंभीरता से लिया है और जल्द न्याय दिलाने का वादा किया है। सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के साथ काफी उच्च स्तरों पर उठाया है और उन्हें अपनी गहरी चिंताओं से अवगत भी कराया है। हमने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा और इन घटनाओं की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है। विदेश मंत्री ने इन वारदातों पर सरकार की चुप्पी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों से अधिकारियों ने तुरंत मुलाकात की और जरूरी मदद मुहैया कराई। ना सरकार ने चुप्पी साधी थी, ना सरकार चुप्पी साधे हुए है और मैं इस पूरे सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ, किसी भी ऐसी घटना पर सरकार कभी चुप्पी नहीं साधेगी, बल्कि जो कुछ हमसे अपेक्षित है उससे ज्यादा ये सरकार करेगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद भारतीयों पर हमले की 3 वारदातें हो चुकी हैं। कैंसस में 22 फरवरी को एक भारतीय की हत्या हो गई, जबकि एक घायल हो गया। 2 मार्च को लिसेस्टर में भारतीय मूल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके अगले दिन वॉशिंगटन के कैट इलाके में एक सिख पर जानलेवा हमला हुआ। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। संसद में भी आज ये मसला उठा और विपक्ष ने जांच की मांग की। सरकार ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। राज्यसभा में बुधवार को सांसदों ने जेएनयू छात्र मुथु कृष्णन की खुदकुशी पर चिंता जाहिर की। शून्यकाल में सीपीआई सांसद डी राजा ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों से भेदभाव का आरोप लगाया। दूसरे सांसदों ने भी सरकार से जांच की मांग की। दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू एंड हिज पेरेंट्स आर दलित्स living in Namakkal district of Tamil Nadu. He is a Tamil student, a Dalit student studying in JNU. How could he take such extreme step of losing his life, sir? What is happening in our country? Why is it that people who have struggled all their life, reach the portals of the highest centers of excellence in our country, the central universities, why are the Dalit students committing suicide? Dalit students are getting admission under the system of reservation system, sir. But at the same time, they are handicapped with many other issues. You associate now. Many other issues, sir. Okay. Kindly, sir, please understand. Sir, economic deprivation and social discrimination. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों को जांच का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। The inquiry will have to establish what kind, was it a suicide, where it happened, what is the provocation and everything else. Subject to the inquiry, we have asked the police to make sure that these two sections are invoked and the FIR is filed. लोकसभा में भी विपक्ष ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। And I also request the government to instruct the police to take necessary action to have an impartial inquiry to bring out truth in that death. 3 days before his death, Muthukrishnan put up a Facebook post condemning the Hyderabad University's alleged role in Dalit scholars, students, women suicide last year and criticized JNU's new administration policy. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि मामले की जांच जारी है और इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मुथु कृष्णन ने सोमवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले मुथु कृष्णन का शव उनके एक दोस्त के घर पंखे से लटकता मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने की मांग को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। INLD ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी इस मसले को लेकर गंभीर नहीं। प्रदर्शन के दौरान INLD समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन की तरफ जाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहर बनाने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन पंजाब इसके लिए तैयार नहीं और उसने इससे जुड़ा समझौता भी रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी प्रजापति को आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद प्रजापति ने खुद को बेकसूर बताया और नार्को टेस्ट की मांग की। इस मामले में 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 17 फरवरी को पुलिस ने प्रजापति और 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसके बाद से प्रजापति फरार थे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के कुछ इलाकों से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA को हटाने की वकालत की है। दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित तीसरे आतंकवाद निरोधक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों से इस कानून को हटाकर उसका प्रभाव देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घाटी में विकास के लिए शांति बहाली जरूरी है। उनके मुताबिक PDP और BJP गठबंधन के एजेंडे में भी AFSPA को हटाया जाना शामिल था। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर हालात सुधरते हैं तो इसे हटाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 12 साल की एक लड़की की जान चली गई और उसका भाई घायल हो गया। पुलिस का एक जवान भी घायल है। जिले के कालारूस गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया और इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। और इस बीच पुंछ में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार पर असर पड़ा है। मोटार गोलीबारी में चक्कंदाबाग स्थित व्यापार सुविधा केंद्र को नुकसान हुआ है और इस वजह से जम्मू कश्मीर और POK के बीच
सामान की आवाजाही रोकनी पड़ी है। व्यापार केंद्र परिसर पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बाद पुंछ में चक्कन दबा के रास्ते आपसी कारोबार शुक्रवार तक रोक दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार और सोमवार को गोलीबारी के दौरान पुंछ में ट्रेड सेंटर परिसर को निशाना बनाया था। मैक्सिको की संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई इस मुलाकात में दोनों देशों की संसद के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के साथ आपसी व्यापार को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मैक्सिको उच्च सदन सीनेट के 4 सदस्य इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि भारत के लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको से पारंपरिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मैक्सिको की कंपनियों को भारत में मेक इन इंडिया के तहत निवेश करने का भी न्योता दिया। शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों के चलते ये फैसला लिया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से पद छोड़ दिया है और फिलहाल आईसीसी चेयरमैन पद खाली हो गया। शशांक मनोहर के कार्यकाल में करीब 8 महीने का वक्त बाकी था। मई 2016 में उन्हें निर्विरोध आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया था। पेशे से वकील 59 साल के शशांक मनोहर 2 बार बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।